उदयपुर, राजस्थान, सिसोदिया पैलेस। इस वक्त रिदम, शिवम और धानी वो तीनों के तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मिरांश अभी तक वहां पर आया नहीं था। धानी रिदम को देखकर बोली, मिरांश कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मुझसे पहले नीचे आया था वो। अब मुझे नहीं पता कि वो। तभी उसके पीछे से आवाज आई, पर तुम्हें पता होना चाहिए प्रिंसेस, ऐसे कैसे नहीं पता? ये सुनते ही रिदम ने एक गहरी सांस ली और उसने शिवम को देखा जो कि इन्फेक्टेडली बैठा हुआ था। रिदम मन में बोली, बस अब कुछ ना हो। सोचते हुए उसने एक बार मिरांश को देखा जो अब तक उसके बगल में आकर बैठ चुका था। मिरांश धानी को देखकर बोला, यहीं पर हूँ मैं। बाय द वे आज मुझे प्रिंसेस को लेकर मुंबई के लिए निकलना है। बहुत इम्पोर्टेंट काम है। सारा काम छोड़कर मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। धानी कुछ पल रुककर बोली, पर जाने से पहले एक बार रघुवंशी पैलेस चले जाना, किसी से ना सही साहित्य से मिलने के लिए। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, साहित्य कोई बच्चा है जो मैं उससे मिलने जाऊं? धानी एकदम से बोली, इवान, वो तो बच्चा है, उससे मिलने चले जाना। उसकी बात का मिरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बिना कुछ बोले खाना शुरू कर दिया था। रिदम शिवम को देख रही थी। तभी मिरांश उसके प्लेट में खाना रखते हुए बोला, प्रिंसेस खाने पर ध्यान दो। खाते टाइम अगर लोगों की शक्लों पर ध्यान दोगी तो खाना कहाँ जाएगा तुम्हारा? रिदम झट से बोली, तुम चुप रहोगे? क्या बोल रहे हो? मिरांश ने रिदम के बालों को एक तरफ किया और उससे बोला, सुनने में तकलीफ है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है? ये सुनते ही रिदम उसे घूरने लगी थी। तभी शिवम अचानक से बोला, क्या यहाँ पर खान का काम सही से हो सकता है? ब्रेकफास्ट हो रहा है तो ब्रेकफास्ट ही करते हैं, एंटरटेनमेंट बाद में हो जाएगा। बोलते हुए उसने एक नज़र मिरांश को देखा और फिर अपने खाने पर फोकस करने लगा। शिवम की बात का मिरांश ने कोई रिप्लाई नहीं किया। खाना खत्म करने के बाद मिरांश और रिदम वहां से निकल चुके थे। उनके जाते ही शिवम धानी को देखकर बोला, यू नो वॉट, मैं इस लड़के को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। धानी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रिदम का लाइफ पार्टनर है वो, उन दोनों के बीच एक ना एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं धीरे धीरे उसकी आदत लग जाती है। शिवम धीरे से बोला, जैसे तुम्हें मेरी आदत लग गई। ये सुनते ही धानी ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोली, आई नो कि हमारी अरेंज मैरिज थी, बट नाउ आई लव यू। नहीं फर्क पड़ता कि आदत है या क्या है, पर प्यार तो है। शिवम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लव यू टू। बोलकर उसने एक बार धानी के फोरहेड पर किस किया और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। रघुवंशी पैलेस। मिरांश गाड़ी रोकते ही बोला, फिर से यहाँ पर कोई ना कोई ड्रामा होगा। रिदम उसे देखकर बोली, तुम चुप रहोगे तो कोई ड्रामा नहीं होगा। मिरांश ने एक नज़र रिदम को देखा और फिर उससे बोला, ओके प्रिंसेस, मैं चुप रहूंगा और देखते हैं कि यहाँ पर कोई सीन क्रिएट होता है या नहीं। लेट्स सी। बोलकर वो गाड़ी से उतर गया। रिदम भी उसके पीछे उतर गई और फिर वो दोनों अंदर चले गए। इस वक्त अंदर हॉल में अभिराज सोफे पर बैठे हुए थे और बाकी सभी हॉल में वहीं पर थे अनामिका को छोड़कर। अभिराज रिदम को देखकर बोले, रिदम बेटा, फाइनली तुम्हें टाइम मिल गया। रिदम सोफे पर बैठे हुए बोली, अभिराज अंकल, वो मैं भाई के साथ रुकी थी कल रात और अभी हम मुंबई निकलने वाले हैं। अभिराज अचानक से बोले, अगर तुम एक रात शिवम के साथ रुक सकते हो तो एक रात यहाँ पर भी रुक सकते। तुम्हारी इस घर को लेकर भी कुछ जिम्मेदारी है। मिरांश कुछ बोलने को वाला था कि तभी रिदम ने उसका हाथ पकड़ लिया और अभिराज को देखते हुए बोली, अंकल, मुझे पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मुंबई में सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आई हूँ और एक रात ऑलरेडी रुक चुकी हूँ तो और नहीं रुक सकते हम। विक्रांत अचानक से बोल, कहाँ ही रुकोगे यहाँ? तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अपने भाई के घर रुक सकती हो बट अपने इन लॉस के साथ नहीं। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, तो आप क्या चाहते हो विक्रांत अंकल, मैं सारा काम छोड़कर यहीं पर रुक जाऊं? आई नो कि आप लोग चाहते हैं कि मैं रुकूं, एक दिन रुकूं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं घर बैठने वालों में से नहीं हूं। आई हैव माई वर्क अमेजॉन लिस्ट। विक्रांत धीरे से बोला, सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट। ये सुनते ही रिदम एकदम से विक्रांत को देखने लगी। तभी साहित्य सबको देखकर बोला, ओके गाइस स्टॉप इट, मिरांश पॉसिबल है रुकना। मिरांश एक नज़र रिदम को देखकर बोला, बिल्कुल पॉसिबल है बिग ब्रदर। ये सुनते ही रिदम हैरानी से मिरांश को देखने लगी। उसे नहीं पता था कि मिरांश हाँ कर देगा। अभिराज हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, देखा रिदम, बस एक दिन रुक जाओ, बाकी तुम्हें जाना होगा तो चली जाना, कोई नहीं रोकेगा। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ओके अभिराज अंकल। मिरांश एकदम से खड़ा होकर बोला, चले प्रिंसेस।
इतना बोलकर उसने रिदम का हाथ पकड़ा और फिर उसे सीधे अपने एरिया की तरफ लेकर गया जहां पर किसी का भी आना अलाउ नहीं था। अभिराज वहीं बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। अब तक साहित्य वहां से जा चुका था। विक्रांत अभिराज को देखकर बोला, व्हाट हैपेंड डैड? क्या सोच रहे हैं आप? अभिराज कुछ पल रुककर बोले, रिदम के बारे में सोच रहा हूँ। मिरांश का तो पता है मुझे, लेकिन बगावत तो उसकी आंखों में भी है। मैंने नोटिस किया है कि वो किसी चीज के लिए जल्दी नहीं मानती। विक्रांत एकदम से बोल, तो फिर अपने साहित्य के लिए रिदम को क्यों चुना था? अभिराज गहरी सांस लेकर बोले, वादा था विक्रांत, एक बहुत खास वादा था शिवम और रिदम की मां नैना से। विक्रांत कुछ पल रुककर बोला, कम ऑन डैड, ऐसे सवालों का वादा कौन निभाता है? अभिराज बिना किसी भाव के बोले, मैं निभाता हूं और निभाना जरूरी था। शिवम और रिदम की उम्र में एक अच्छा खासा डिफरेंस है। जब रिदम पैदा हुई थी उसी वक्त ये डिसाइड किया गया था कि उसकी शादी रघुवंशी खानदान के बेटे से होगी। मेरे दिमाग में हमेशा से साहित्य और रिदम की ही शादी का ख्याल था। विक्रांत गहरी सांस लेकर बोला, मुझे समझ में नहीं आता था कि आप नैना से इतनी अटैच क्यों थे। आई मीन अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी, शी वाज माई गुड फ्रेंड। बट डैड, अभिराज बीच में ही बोले, यहाँ पर बट का कोई सवाल नहीं उठता विक्रांत। नैना मेरे लिए मेरी बेटी जैसी थी और उसकी बेटी भी मेरे लिए बहुत खास है। रिदम में मैं नैना को देखता हूँ। कभी कभी खून का रिश्ता और ये सारी चीज मायने नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ दिल मायने रखते हैं। और नैना मेरे दिल से जुड़ी थी, हमेशा रहेगी। बेशक इस दुनिया में नहीं है पर मेरे दिल में है। बोलकर अभिराज उठ गए और वहां से चले गए। विक्रांत धीरे से बोला, दिल माय फुट, उनके दिल के चक्कर में मेरी जिंदगी खराब की है उसका क्या? सबसे पहले मेरे खुद के बड़े भाई को सब कुछ दे दिया। उसके बाद नैना, दैट नैना, अच्छा हुआ वो मर गई। जिंदा रहकर तो तुमने मेरे लिए कुछ किया नहीं। एट लीस्ट एट के बाद तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत कुछ किया। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी। वही वैशाली थोड़ी दूरी पर खड़ी थी जो विक्रांत के चेहरे के रिएक्शन देख रही थी। उसे अच्छे से पता था कि विक्रांत क्या था, दुनिया के सामने एक आइडियल बेटा जिसने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई के लिए। सबकी नज़रों में इतना अच्छा, लेकिन चार दीवारी के अंदर वो कितना खौफनाक हैवान वो सिर्फ वैशाली जानती थी। वही रिदम इस वक्त हॉल में खड़ी थी और वो चारों तरफ देख रही थी। उसे मिरांश के इस घर का डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया था। सब कुछ बहुत बोरिंग था। रिदम खुद से बोली, मिरांश रघुवंशी, तुम खुद तो इतने बोरिंग नहीं हो, तो फिर तुम्हारी ये जगह इतनी बोरिंग क्यों है? तभी मिरांश उसके पीछे से आते हुए बोला, क्योंकि मैं यहाँ पर रहने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ प्रिंसेस, और जहाँ मुझे खुद इंटरेस्ट नहीं है उस जगह को अच्छे से बनाकर रखना इस यूजलेस। रिदम एकदम से उसे देखकर बोली, फिर इसलिए शादी के बाद तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए और तुम रहते हो कि ये जगह यूजलेस है। ऐसे कैसे यूजलेस है? मिरांश ने एकदम से रिदम की कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, माय प्रिंसेस, तुम बिल्कुल टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव कर रही हो जो अपने हस्बैंड को घर को अच्छा रखना चाहती है। रिदम आई रोल करते हुए बोली, ये तुम्हारा अकेले का नहीं है, ओके? जो तुम्हारा है वो मेरा है। अब चुप रहो। बोलकर उसने मिरांश को खुद से दूर किया और फिर चारों तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगे। मिरांश वहीं सोफे पर बैठ गया और वो गौर से रिदम को देखने लगा। रिदम अचानक से बोली, आइडिया। मिरांश बोला, प्रिंसेस, हम सिर्फ एक दिन के लिए ही यहाँ पर है और तुमने कुछ करने की बात कर रही हो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, या फिर तुमने ये सोचा कि तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन रुकना है? रिदम झट से बोली, तो रुक जाते हैं ना। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो हम रुक सकते। मैं थोड़ा सा लेट अपना काम रिज्यूम कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते हुए वो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। रिदम का बहुत मन कर रहा था ये पूरी जगह अपने हिसाब से डिजाइन करने का। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, आई कैन ट्रस्ट यू प्रिंसेस। रिदम धीरे से बोली, तो मान जाओ। ये सुनते मिरांश एकदम से रिदम को देखा और फिर उससे बोला, ऐसे कैसे मान जाओ प्रिंसेस? मनाना पड़ता है, यू नो वॉट आई मीन। बोलते हुए आराम उसने अपने दोनों पैर फैला लिए और फिर करटेड़ा करके वो रिदम को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखने लगा। उसकी नजरों को इस कदर खुद पर देखते ही रिदम के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। वो धीरे से बोली, मिरांश तुम। मिरांश बीच में बोला, नो एक्सक्यूज प्रिंसेस, मनाओ मुझे तो शायद मैं मान जाऊं। रिदम ने कुछ पल मिरांश को देखा और फिर उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। मिरांश अच्छे से जानता था कि उसकी क्रेविंग्स को एक बार जो उसका मन करता है वो जब तक नहीं करेगी उसे सुकून नहीं मिलेगा। रिदम तुरंत मिरांश की तरफ बढ़ गए और उसके सामने रुककर उससे बोली, लिसन,
ये तुम्हारी भी जगह ठीक है। अगर मैं कुछ करूंगी तो तुम भी पसंद आएगा क्योंकि मैं जो करती हूँ तुम्हें अच्छा लगता है। तो वो अभी बोली नहीं थी कि तभी मिरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से खींच लिया। रिदम उसकी लैप पर गिरी और वो हैरानी से मिरांश को देखने लगी। मिरांश धीरे से बोला, ऐसे मनाते हैं प्रिंसेस, ऐसे तो तुम कुछ भी करो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। चाहे तो तुम मदद कर दो, मैं तो मदद भी छुपा दूंगा। नो प्रॉब्लम, पर यहाँ तुम्हें मनाना पड़ेगा, मैं नहीं मानने वाला। बोलते हुए उसने एक बार रिदम के गाल को टच किया और फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, वॉट यू वॉन्ट। मिरांश बेफिक्रे अंदाज में बोला, आई डोंट नो प्रिंसेस, चेंजेस तुम्हें करने तो तुम जानो। ये सुनते ही रिदम ने कुछ पल मिरांश को देखा और फिर अगली पल उसने आगे बढ़कर उसके गाल पर अपने होंठ टिका दिए। उसकी इस हरकत पर मिरांश के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं रिदम ने मिरांश के दोनों गालों पर किस किया और फिर उसके फोरहेड पर किस करके उसने अगली पल उसके होठों पर अपने होंठ टिका दिए। रिदम की इस हरकत पर मिरांश ने कसकर उसके बालों को मुट्ठी में भर लिया। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और अगले पल उसने रिदम को खुद से दूर किया और उससे बोला, गेट अप। ये सुनते रिदम ने कुछ पल कंफ्यूजन से देखा और अगले ही पल वो खड़ी हो गई। मिरांश एकदम से खड़ा होकर बोला, डू व्हाटएवर यू वांट, जब तक तुम चाहो तब तक हम यहाँ पर रुक सकते हैं। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। रिदम धीरे से बोली, इसे क्या हुआ? अभी तक तो ठीक था, कुछ तो गड़बड़ है और मुझे जानने की अब क्या है। ऐसे बार बार नहीं हो सकता। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर अपने काम पर लग गई। वही मिरांश अपने एरिया से निकलकर सीधे बाहर गार्डन में गया और वो ऐसे ही सामने देखते हुए कुछ सोचने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, व्हाट डू यू वांट चाची। वैशाली गहरी सांस लेकर बोली, कैसे पता चला कि मैं हूँ। मिरांश एकदम से उसकी तरफ मुड़कर बोला, जो माँ का प्यार देता है उनका एहसास समझ में आ जाते हैं। ये सुनते ही ना चाहते हुए भी वैशाली की आंखें नम हो गईं और वो दूसरी तरफ देखने लगी। मिरांश ने कुछ पल वैशाली की तरफ देखा और अगली पल वो पंजों के बाल नीचे बैठ गया। वैशाली कुछ बोलती कि तभी मिरांश उसके पैर पर लगी चोट को देखते हुए बोला, कैसे लगी? वैशाली कुछ पल रुककर बोले, किचन में काम कर रही थी और एक बर्तन गिर गया था, दैट्स इट। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, ध्यान रखा करो चाची, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर घूम फिर कर बात मेरे ऊपर आ जाएगी। बोलकर वो खड़ा हो गया और फिर वहां से दूसरे तरफ जाने लगा। तभी वैशाली अचानक से बोली, आई एम सॉरी। ये सुनते ही मिरांश के कम एकदम से रुक गए। वैशाली के मुंह से सॉरी सुनते ही मिरांश एकदम से रुक गया। उसने मुड़कर वैशाली की तरफ देखा और उससे बोला, सीरियसली चाची। वैशाली कुछ पल रुककर बोली, आई एम वेरी मच सीरियस मिरांश। मिरांश वैशाली की तरफ बढ़ते हुए बोला, किस चीज के लिए सॉरी बोल रही है आप? एक पल में मेरे सर पर माँ की तरह हाथ फेर के मुझे दुनिया के सामने बेघर करने के लिए, या फिर जब मैंने आपको उम्मीद भरी नजरों से देखा तब मुझे अकेला छोड़ने के लिए? बोलते हुए वो वैशाली के सामने आकर रुक गया। वैशाली धीरे से बोली, हर चीज के लिए। मुझे पता है कि माफी के काबिल कुछ नहीं है, पर मिरांश बीच में बोला, बिल्कुल भी नहीं है। आप माफी के काबिल नहीं है और आपको माफ करना मेरे बस में नहीं है। माँ का हक दिया था मैंने आपको, अपनी माँ को तो ढंग से कभी देखा नहीं। आप मेरी चाची ही बनकर रह गई तो कंग्रेचुलेशंस मिसेस वैशाली विक्रांत रघुवंशी। वैशाली एकदम से मिरांश को देखकर बोली, इतनी नाराजगी है? मिरांश वैशाली की आंखों में देखते हुए बोला, वजह तो आप लोगों ने ही दी है। आई नो कि डिफरेंट थे चाचा, बट अब तो डिफरेंस इस लेवल के हो चुके कि मुझे किसी के मरने से भी फर्क नहीं पड़ता। ओके बाय। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही वैशाली वही बेंच पर बैठ गई और वो सामने देखने लगी। वैशाली धीरे से बोली, मानवी। बोलते हुए उसकी आंखों के सामने कुछ मंजर आ गए। वैशाली अचानक से बोली, सच बहुत है, उनमें से कई सच दबे हुए हैं तो कहीं आंखों के सामने है। मुझे नहीं पता कि कब सामने आएगा या नहीं आएगा, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ जो हुआ मिरांश उसके बाद अभी कुछ हो। मैं साथ नहीं दे पाई क्योंकि विक्रांत मेरे रिश्ते में आ गए थे। अगर तुम्हारा साथ देती तो अपने खुद के बेटे की लाश देखनी पड़ती मुझे। बोलते हुए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही मिरांश फिर से अंदर गया और उसकी नजरें रिदम की तरफ चली गई जिसने ऑलरेडी पूरे हॉल में कहीं चेंज कर दी थी। उसने सोफे का पूरा डायरेक्शन और कई सारी चीज चेंज कर ली थी। मिरांश चारों तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम जल्दी से किचन से बाहर आकर बोली, तुम आ गए। मुझे लगा था कि तुम जिस तरीके से गए हो रात को ही आओगे, वो भी पक्का तोड़फोड़ करके।
मिरांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, प्रिंसेस, तुम मुझे कोई डाकू या गुंडा समझती हो क्या जो बेवजह की तोड़फोड़ करें? रिदम आई रोल करते हुए बोली, तुम्हारी हरकतें वैसे ही हैं, तुम बिल्कुल आवारा इंसान हो जिसे लोगों को वैसे मारने पीटने में मजा आता है। मिरांश वहीं सोफे पर बैठे हुए बोला, मुझे किसी को बेवजह मारने में इंटरेस्ट नहीं है प्रिंसेस, जब तक सामने वाला कोई गलती ना करे। रिदम कॉफी टेबल साफ करते हुए बोली, सामने वाला कितनी ही गलती कर ले मिरांश, लेकिन तुम्हें मारने का हक किसी ने नहीं दिया, किसी की जिंदगी को मजाक बनाने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, तो ये चीज तो सब पर लागू होनी चाहिए ना प्रिंसेस। रिदम वहीं कॉफी टेबल के पास फ्लो पर बैठ गई और मिरांश को देखकर बोली, ऑफ कोर्स सब पर लागू होती है, और जो मेरी आंखों के सामने होगा उस पर भी ये बात इम्प्लीमेंट होगी और मैं खुद करवाऊंगी। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, प्रिंसेस, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट की जगह कानून बनाने वाला होना चाहिए था, जज या फिर गवर्नमेंट में होना चाहिए था, तुम ज्यादा बेटर करती। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मुझे उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और एक बात, अब तुम यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी नहीं करोगे, बोलकर वो खड़ी हो गई। रिदम जाने वाली थी कि तभी मिरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसने रिदम के पेट पर अपना गाल टिकाया और उसे वैसे ही कमर से हक कर लिया। उसके ऐसा करते ही रिदम की दिल की धड़कनें शोर करने लगी थी। वो धीरे से बोली, ये क्या कर रहे हो? मतलब? मिरांश बीच में बोला, सुकून ले रहा हूँ प्रिंसेस, कुछ पल के लिए सुकून लेने दो मुझे। ये सुनते ही रिदम एक गहरी सांस ली और उसने अपना एक हाथ मिरांश के बालों में फेरना शुरू कर दिया। वही उसकी हरकत पर मिरांश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो दोनों इस पोजीशन में करीब 10 से 15 मिनट तक रहे। उसके बाद जाकर मिरांश ने रिदम को छोड़ा और उससे बोला, प्रिंसेस, मैं तुम्हें कुछ भी बोलता हूँ तो तुम मना क्यों नहीं करती? रिदम सर झुकाकर उसे देखकर बोली, मना तो करती हूँ, तुम कुछ भी बोलते। मैं हर चीज के लिए मना करती हूँ लेकिन तुम्हें सुकून देने से मना नहीं करूंगी क्योंकि उसकी जरूरत है तुम्हें, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और वहां से चली गई। मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस का दिल पिघल रहा है कहीं पर, पिघलते पिघलते दिल में मेरी जगह ना बन जाए। बोलते हुए उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। अभिराज इस वक्त अपने बेडरूम में बेड पर बैठे हुए थे। साहित्य अंदर आते हुए बोला, दादू आपसे एक फाइल साइन करनी थी, आप जल्दी से साइन कर दीजिए, मुझे फिर एक मीटिंग भी ज्वाइन करनी है। बोलते हुए साहित्य ने एक फाइल अभिराज के सामने रख दी। अभिराज ने बिना कुछ बोले वो फाइल साइन की और फिर साहित्य को देखकर बोले, नाराज हो मुझसे? साहित्य झट से बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे नाराज होकर क्या करूंगा, आप मेरे बड़े हैं, माना कि आप कुछ भी बोल देंगे पर मैं नाराज नहीं हो रहा आपसे। बोलकर वो फाइल लेकर जाने के लिए मुड़ गया। तभी अभिराज अचानक से बोले, तुम जानते हो ना तुम्हारा और मिरांश का रिश्ता क्या है? साहित्य बिना एक पल गवाए बोला, सगे भाई हैं हम दादू, खून का रिश्ता है हमारा, दिल का रिश्ता है हमारा। अभिराज गहरी सांस लेकर बोले, सच ना बोलने से सच बदल नहीं जाता है साहित्य, सौतेले भाई हो तुम दोनों, ये कभी नहीं बदलेगा, खुद को सगा बोलना बंद कर दो। ये सुनते ही साहित्य ने मुड़कर अभिराज को देखा और फिर बोला, व्हाट डू यू वांट दादू? सुशांत रघुवंशी आपके बड़े बेटे और उनके दो बेटे साहित्य रघुवंशी और मिरांश रघुवंशी, इससे ज्यादा क्या जानना है आपको? इससे ज्यादा क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। अभिराज साहित्य को देखते हुए बोले, माँ अलग है तुम दोनों की और यही सबसे बड़ा फर्क है, तुम मीनल के हो, वो लड़का मिरांश वो। साहित्य बीच में बोला, सॉरी टू इंटरप्ट यू दादू, लेकिन बस मैं सब बर्दाश्त करूंगा लेकिन मेरे मिरांश के खिलाफ कुछ नहीं। मुझे पता है कि वो अलग है, बहुत अलग है, सब कुछ है, पर मेरा भाई है, खून का रिश्ता है हमारा। हमारे फादर का नाम सुशांत रघुवंशी है ऑन पेपर। अभिराज बिना एक पल गवाए बोले, माँ के फर्क का क्या करोगे तुम उससे इतना अपना मानते हो लेकिन क्या मिरांश तुम्हारे लिए वही फीलिंग रखता है जो तुम उसके लिए रखते हो? साहित्य मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, किसी के साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन सच तो यही है ना, तुम इससे झूठ नहीं कह सकते। साहित्य बिना किसी भाव के बोला, आप किसी की तरफदारी नहीं करेंगे खुद से, आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि आप हमेशा से मुझे फेवर करते हैं। मिरांश की तरफ आपने कभी प्यार से देखा तक नहीं है और अब तरफदारी न करने की बात कर रहे हैं। अभिराज साहित्य की आंखों में देखते हुए बोले, फर्क मैंने बनाया नहीं है, फर्क हमेशा से रहा है जिसे कोई नहीं बदल सकता। उससे भी बड़ी बात, मैं मिरांश को कभी नफरत से नहीं देखा है, उसे वो सपोर्ट देने की पूरी कोशिश की है। साहित्य ये भी एक सच है।
साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, एग्जैक्टली दादू, कोशिश ही तो की है लेकिन आप उसे नहीं दे पाए जो आपने मुझे दिया। 2 साल का फर्क है मुझमें और मिरांश में। मेरा वो भाई तरसा है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। उसकी आंखों में उम्मीद आते हुए, उम्मीद को टूटे हुए, उम्मीद मरते हुए। बहुत ही आसान होता है बोल देना कि आवारा है, बिखरा हुआ है। कभी उसकी जगह खुद को रख कर देखना दादू, टूट कर के बिखर जाएंगे आप और संभल भी नहीं पाएंगे। मेरा मिरांश तो फिर भी संभला है, बोलकर साहित्य तुरंत वहां से चला गया। साहित्य बिना कहीं भी देखे बस ऐसे ही बाहर चला गया। वहीं अनामिका गेट के पास खड़ी सारी बातें सुन रही थी। आज तक रघुवंशी खानदान से बाहर ये बात कभी नहीं गई थी कि साहित्य और मिरांश सगे भाई नहीं थे, और अब ये जानने के बाद अनामिका बहुत हैरान थी। वह खुद से बोली, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। मिरांश रघुवंशी, तुम्हारी प्रिंसेस को तो पता चलना चाहिए। बोलकर उसने एक बार अंदर अभिराज को देखा और वहां से चली गई। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। रात तक रिदम ने हाल की सेटिंग और बाहर की कॉरिडोर की पूरी सेटिंग कर दी थी, जहां पर पेड़ पौधे लगे हुए थे जो कि ऑफर्स उसने लगाए थे, पहले से नहीं थे। इस वक्त रिदम इस कॉरिडोर में खड़ी थी और वो सामने पौधों को देख रही थी। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। रिदम अपनी कमर पर हाथ रख कर बोले, मैं थक गई। तभी उसके पीछे से आवाज आई, और तुमने खुद को थकाया प्रिंसेस, यू नो वॉट, तुम कैसी लग रही हो। ये सुनते ही रिदम ने मुड़कर मिरांश को देखा और उससे बोली, कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चलता है। मुझे इस जगह को वैसा बनाना है जहां पर देखकर लोगों का रहने का मन करे। मिरांश आई रोल करते हुए बोला, वॉट इज दिस स्टूपिडिटी प्रिंसेस, अपनी एनर्जी इन चीजों में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। रिदम कुछ बोलती कि तभी मिरांश ने उसे एकदम से ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और फिर उसे लेकर सीधे अंदर बेडरूम में लेकर गया। बेडरूम में पहुंचते ही मिरांश ने रिदम को बेड पर बैठाया और उसे देखकर बोला, क्या हालत बनाकर रखी है तुमने अपनी। इतनी सेटिंग हो रही है कि तुम्हें हर जगह मिट्टी लगी है। एक तो वैसे भी तुम्हें इन चीजों की आदत नहीं है, मिट्टी से एलर्जी हो जाएगी तो मैं फिर। रिदम बीच में बोली, ठीक हूँ मैं, ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनते ही मिरांश ने एक गहरी सांस ली और अगले पल उसने रिदम के बालों को मुट्ठी में भरा और उसके चेहरे पर झुक गया। रिदम धीरे से बोली, मिरांश क्या हुआ। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली माई प्रिंसेस, मुझे ना तुम्हारे ऊपर एक खरोच भी नहीं चाहिए। बहुत फ्राजाइल हो तुम, ये मिट्टी और ऐसी चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी है, दूर रहो। तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुम्हारी वजह से भी तुम्हें कुछ हुआ ना तो आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर उसने एकदम से रिदम के बालों को छोड़ा और फिर तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रिदम बिना कुछ बोले अपनी स्कैल्प को सहलाने लगी क्योंकि मिरांश ने काफी कसकर पकड़ था। वो कुछ सोच रही थी कि तभी मिरांश थोड़ी देर बाद वापस आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें बोल में पानी था, साथ में कुछ टिश्यू पेपर भी थे। मिरांश उसके सामने बैठकर बोला, इज दिस हर्टिंग। रिदम अपनी स्कैल्प को मसाज करते हुए बोली, तुम पहले खुद दर्द देते हो फिर पूछते हो कि दर्द हो रहा है, इतनी ओडेसिटी कहाँ लेकर जाओगे। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हारे पास ही आऊंगा प्रिंसेस। बोलकर उसने रिदम के हाथों को नीचे किया और फिर खुद उसकी स्कैल्प को हल्का हल्का मसाज करने लगा। रिदम बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देख रही थी। तभी मिरांश ने टिश्यू पेपर को हल्का सा गीला किया और फिर वो रिदम के चेहरे को साफ करने लगा। उसके गाल पर हल्की हल्की मिट्टी लगी थी। थोड़ी देर में मिरांश ने सारी मिट्टी साफ कर दी थी और अब वो खड़ा होकर बोला, जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आओ। रिदम धीरे से बोली, मैं कोई बच्ची हूँ क्या जो तुम मुझे बच्चों जैसे ट्रीटमेंट दे रहे हो जिसे हर चीज बताने की जरूरत है। मुझे सब कुछ पहले से पता है। मिरांश अपने दोनों हाथ बांध कर बोला, तुम्हें सब कुछ पहले से पता है प्रिंसेस। रिदम झट से बोली, बेशक। ये सुनते ही मिरांश के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। वही उसकी स्माइल देखते ही रिदम मन में बोली, ये पक्का कुछ करने वाला है। क्या करेगा मिरांश? क्या होगा जब रिदम को मिरांश और साहित्य के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए।